हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुणोदया। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परियार। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन वीडियो पहले से अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। पार्ट वन में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में संविधान में जो भी उपबंध लिखे हुए हैं राज्यों को लेकर के, केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के, उनको हमने डिटेल में कवर कर दिया था। आज पार्ट टू लेकर के आए हैं। पार्ट टू में हम लोग राज्य 1947 से पहले के राज्यों की स्थिति क्या थी, 1947 के बाद, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब क्या स्थिति थी, और उसके बाद 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का तब की क्या स्थिति थी, और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो इन सब के फैक्ट्स को और डिटेल को, कॉन्सेप्ट को और क्रोनोलॉजी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले क्या स्थिति थी ये देखते हैं। साथ में 1947 के बाद वर्तमान में क्या स्थिति है ये आपको दिखाई दे रही है। 1947 से पहले से लेकर के और वर्तमान स्थिति तक की जर्नी को हमको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू वहीं से करेंगे। 1947 1947 को 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को एक घटना हुई। घटना क्या है? उस दिन 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ। हर शब्द को हम लोग समझेंगे डिटेल में, क्रोनोलॉजी से लिखा होगा, याद करना बेहद आसान होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ 1947। ये दिन चुना गया 15 अगस्त। इसका मतलब 15 अगस्त जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं वो इस एक्ट के लागू होने का दिन है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से इंडिया को या ब्रिटिश इंडिया को बोल सकते हैं हम। ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियन में तोड़ दिया गया, एक जिसे पाकिस्तान बोला और एक इंडिया बोला। इसके अलावा उस समय पे 1947 में इंडिया में जो पोजीशन थी वो ब्रिटिश इंडिया के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं। 1947 15 अगस्त 1947 से पहले की पोजीशन ये है। ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता, छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उसमें राजा हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे, लेकिन उनमें पैरामाउंसी अधीनता ब्रिटिश क्राउन की हुआ करती थी, जो कि 15 अगस्त 1947 से इनकी पैरामाउंसी तो लास्ट हो गई। तो पाकिस्तान और इंडिया दो डोमेन बने। इंडिया में उस समय जो पोजीशन है 15 अगस्त 1947 के बाद में, जो ब्रिटिश इंडिया है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स की पैरामाउंसी तो लॉस्ट हो गई, अधीनता खत्म हो गई। पैरामाउंसी लॉस्ट हो गई 15 अगस्त 1947 से। इस बात का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसली स्टेट हैं ये फ्री हैं। फ्री किस बात को लेकर के? चाहे तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, चाहे इंडिया को ज्वाइन। इसका मतलब है 1947 में 15 अगस्त 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट थे, 15 अगस्त 1947 के बाद जब ये डोमिनियन बन गया, पाकिस्तान भी एक डोमिनियन एग्जिस्ट करने लगा, तो प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन थे तीन। एक तो या तो वो फ्री रह सकें, दूसरा इंडिया को ज्वाइन कर लें, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। तो तीन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। ये पैरामाउंसी अधीनता ब्रिटिश क्राउन की समाप्त हो गई है 15 अगस्त 1947 से, तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन है चुनने। चलिए प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे इस क्रम को हमें समझना है। उससे पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड में हिस्ट्री और समझ लें कि इस समय पे हम जब 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि वायसराय की पोस्ट समाप्त कर दी गई और ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंसी समाप्त हो गई, तो हमारे यहाँ जिम्मेदार कौन है, इन राज्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा और आगे की प्रक्रिया कैसे होगी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको मालूम होगा मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस कैबिनेट मिशन की जो प्लानिंग थी उसके आधार पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर रखा है। ये सब 15 अगस्त 1947 से पहले हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है जो कि 9 दिसंबर से काम भी करना शुरू कर चुकी है। 9 दिसंबर 1946 से इसमें बैठक भी होने लगी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो रोल निभा रही थी। इसके दो रोल थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, और दूसरा
एक प्रोविजनल पार्लियामेंट का। ये दोनों रोल निभा रही थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी रोल निभा रही थी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली चुने गए थे, जो कि संख्या में पहले 389 थे, जब पाकिस्तान बन गया तो उसमें से 90 कम हो गए थे। 1946 में, सितंबर 1946 में ही एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, अंतरिम गवर्नमेंट एक बन चुकी है। 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, ये काम कर रही है। समझना जिम्मेदार कौन कौन है। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जिसके मेंबर इनडायरेक्टली चुने गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग का भी काम कर रही है, और ये प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी काम कर रही है। जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही होती थी, उस समय पे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जिस समय ये जनरल लॉ बनाती थी उस समय पे प्रोविजनल पार्लियामेंट का अगर काम करती थी तो उस समय अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी हुआ करते थे। और एक अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 से पैरेलल चल रही है। ये जिम्मेदार लोग हैं, या जिम्मेदार ये संस्था इंस्टीट्यूशन है जो इन राज्यों को या इन प्रिंसली स्टेट्स को या ब्रिटिश इंडिया के जो भी जो स्टेट थे, इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए ये जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। आगे चलते हैं तो हमने 1946-1947 की स्थिति को देख लिया कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो इंडिया 2 डोमिनियन में, पाकिस्तान और इंडिया में अलग हुआ, उसमें जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, अथवा फ्री रह सकती हैं। आगे चलते हैं। अब ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं थे, उन्होंने इंडिया को चुना, और जिसने पाकिस्तान को चुना वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। 1947 में 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, देसी रियासतें हैं। 552 में से 549 तो हम इस तरीके लिख सकते हैं, 552 में से 549 प्रिंसली स्टेट तो शामिल हो गए आसानी से। 3 जो देसी रियासतें थी, वो 3 कौन कौन सी थी उनको देख लेते हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। इनको शामिल करने के लिए कुछ कुछ योजना बनानी पड़ी। जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था। अगर आपने प्रेम्बल वाला वीडियो देखा हो, उसमें हमने रेफरेंडम की चर्चा करी हुई है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें एक तरीका रेफरेंडम का भी होता है। प्ले लिस्ट में मौजूद है, पहली वीडियो प्रेम्बल की देख सकते हैं आप। कश्मीर को भी हमने बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन साइन करा करके कश्मीर को भी हमने शामिल किया। कश्मीर में उस समय महाराजा हरि सिंह है। हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन साइन किया। तारीख थी 27 अक्टूबर 1947, आज़ादी के तुरंत बाद ही, क्योंकि इसको लेकर के पाकिस्तान के साथ विवाद की संभावना बढ़ रही थी और विवाद शुरू भी हो गया था, तो महाराजा हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन साइन कर लिया था 27 अक्टूबर को। जूनागढ़ में फरवरी 1948 में रेफरेंडम हुआ और जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। हैदराबाद में सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन हुआ, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया। तो ये तीनों रियासतें शामिल हो गई। इसका मतलब 552 की 552 रियासतें शामिल हो गई 1900। ठीक है, हमने प्रिंसली स्टेट्स को तो मिला लिया। इसमें सरदार पटेल और मेनन जी का बहुत बड़ा योगदान था इनको शामिल करने में, इसलिए सरदार पटेल जी को लौह पुरुष बोला जाता है, और इन्होंने यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, आगे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, संविधान भी बन भी रहा है उस समय पे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मिला लिया गया है आपस में। इसी समय पे प्रिंसली स्टेट को जब आपस में मिला रहे थे, तो भाषा के आधार पर कुछ छोटी छोटी रियासतें थी जो भाषा के आधार पर मर्ज होने की मांग करती थी, भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज होने की मांग करती थी। ये मांग उनकी चलती रही। इसीलिए जून 1948 में, क्रोनोलॉजी को आप समझना, जून 1948 में ये जो
गवर्नमेंट है, अंतरिम गवर्नमेंट। यहाँ से प्रोविजनल पार्लियामेंट में एक आयोग, प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष एस.के. धर हुआ करते थे, इसे धर आयोग बोला। ये एस.के. धर जी रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.के. धर। इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना, किस लिए? सवाल वही है, क्वेश्चन वो है क्या कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? क्या लैंग्वेज बेसिस हो सकता है क्या स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन का? इस सवाल को लेकर के एक कमीशन बना, एस.के. धर आयोग बोला जाता है जिसे। इसने जून 1948 को ये बना और इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में इसने लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना था, लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को बनाना चाहिए, ऐसा इस आयोग ने रिपोर्ट दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, उस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ऐसी बात एस.के. धर आयोग में बता दी गई। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, डिमांड और बढ़ने लगी, तो एक और कमेटी बनी। सबसे पहले एस.के. धर आयोग बन गया, दूसरी एक और कमेटी बनी जिसे JVP बोलते हैं, JVP कमेटी बोलते हैं। इस कमेटी में कोई भी चेयरमैन नहीं था, सभी सदस्य थे। जैसे है जवाहरलाल नेहरू और V से है वल्लभ भाई पटेल और P से है पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों की कमेटी थी। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में भी लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना गया कि लैंग्वेज के बेस पे हम राज्यों को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों एस.के. धर कमीशन और JVP कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश में अस्थिरता होने लगी और ऐसी अस्थिरता ये चलती रही और चलते चलते साउथ इंडिया में मद्रास, जहाँ पे 2 भाषा बोली जाती थी, तमिल और तेलुगु, तो जो तेलुगु भाषी प्रदेश था ये लगातार अलग होने की मांग कर रहा था। ये अलग आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहा था, अलग आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहा था ये तेलुगु भाषी क्षेत्र। और इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी के मित्र थे पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू ये नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी और इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में सरकार को मजबूरी में अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी गई, जो कि 1 नवंबर 1953 से एग्जिस्ट करने लगा, भाषा के आधार पर पहला स्टेट। अच्छा, जब ये आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का जो नाम था, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है, उसे विशालांध्र के नाम से या आंध्रोद्यम के नाम से भी जाना जाता था ये आंदोलन। ठीक है, ये जानकारी आपकी है 1953 तक की, कि 1953 तक हमने पहला कैसे भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो 1953 में कैसे बना। इस जानकारी के बाद घटनाक्रम को आगे ले चलते हैं। 1953 में जैसे ही 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, दूसरे राज्यों ने भी शुरुआत कर दी, मांग को जोर दिया। तो नवंबर में इधर आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है 1 नवंबर को। दिसंबर में एक नया कमीशन, दिसंबर 1953 में एक नया कमीशन बना दिया जाता है। उस कमीशन का नाम है फजल अली कमीशन। इस कमीशन के पास भी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या इनका स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है क्या लैंग्वेज के बेसिस पर, और अगर है तो किस तरीके से हो सकता है? क्वेश्चन यही दिया गया इस आयोग को भी। आयोग में 2 सदस्य और हैं, जिसमें K.M. पानीकर जी हैं
और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। फजल जी अध्यक्ष हैं, उनके नाम पे कमीशन है। एक कमीशन बना और ये कमीशन सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। क्योंकि इससे सवाल पूछा गया था क्या क्या कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे, योजना बतानी थी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट करी। इस रिपोर्ट में उसने लैंग्वेज को बेसिस से ब्रॉडली एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पर राज्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन लेकिन वन स्टेट फॉर वन लैंग्वेज ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मना कर रहा था कि वन स्टेट, अगर ये होने लगेगा तो यूनिटी और सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा, यूनिटी और सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आने लगेगी अगर ये वन स्टेट फॉर वन लैंग्वेज बनने लगेगा। तो इसने 4 पॉइंट दिए, उन 4 पॉइंट पे उनका गठन होना चाहिए। पहला पॉइंट था यूनिटी और सिक्योरिटी ये बनी रहे। दूसरा, इस आधार पर गठन हो कि यूनिटी और सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम ना आए, खतरा ना बने। लिंग्विस्टिक और कल्चरल, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहनी चाहिए। तीसरा, हमको लैंग्वेज बेसिस के साथ हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि राज्यों की वेलफेयर की प्लानिंग प्रॉपर हो सके, इस आधार पर उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वेलफेयर प्लानिंग इजीली हो सके, इस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये 4 पॉइंट दे करके जो फजल अली कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसने एक प्लान भी दिया। इस रिपोर्ट में जो इस रिपोर्ट में पार्ट ए और पार्ट बी, 2 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था की गई। पार्ट ए में 14 राज्य और पार्ट बी में 6 थे। इनको समझते हैं डिटेल में, अभी इनकी जर्नी को समझेंगे, इनको बैकग्राउंड से लिंक करेंगे। पार्ट ए में 14 और पार्ट बी में 6 प्रकार के राज्य थे। क्या है पार्ट ए में, क्या है पार्ट बी में, अभी देखते हैं। ये कहानी 1955 तक की है, 55 तक ये कहानी हो चुकी, ठीक है। इसके साथ में 1955 से पहले क्या क्या हो चुका है देख लेते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी 14 और 6 राज्यों का जिक्र किया गया है, इनको हम देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं सितंबर 1955 से पहले क्या क्या अपडेट हो चुके हैं। चलिए बैकग्राउंड पे वापस चलते हैं, इसको देखते हैं जरा। पीछे वाले वीडियो यानी जो यूनियन और टेरिटरी जिसमें समझा था आर्टिकल 1 से 4 तक की जो व्यवस्था थी, उसको समझते हुए देखते हैं। 1900 बैकग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, समझिएगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में हमारे पास जो स्थिति है वो राज्य हैं ब्रिटिश इंडिया दिखाई देता है हमको, और प्रिंसली स्टेट्स दिखाई देते हैं। अभी हमने चर्चा कर ली है कि प्रिंसली स्टेट जो 552 थे उनमें से 549 तो हमारे साथ मिल गए थे आसानी से। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को हमने बाद में मिला लिया। ये 1947 के बाद की कहानी है। जब हम 26 जनवरी 1950 तक पहुँचे, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब लागू होता है तो अगर याद हो आपको, थोड़ा सा रिकैप करते हैं पीछे वाले वीडियो में जो समझा था हमने। आर्टिकल 1 में क्या लिखा था, हुआ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन को हमने समझा था, यूनियन क्या होता है। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। वो राज्य और टेरिटरीज पहली शेड्यूल में लिखे होंगे। ये पहली शेड्यूल में क्या लिखा था, वहाँ हमने चर्चा करी थी कि 4 प्रकार के राज्यों का जिक्र आया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके 4 प्रकार के पार्ट्स का जिक्र हुआ था, हमने वहाँ चर्चा करी थी। अगर आपको नहीं मालूम है इसका बैकग्राउंड तो आप पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो शेड्यूल जो फर्स्ट है, अनुसूची पहली अनुसूची में 4 प्रकार के राज्यों का जिक्र था। पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। आज उनको समझने का समय आ गया, आज इनको देखते हैं। 4 प्रकार के राज्यों का जिक्र था। ये 4 प्रकार के राज्य क्या थे? ये तो ये ब्रिटिश इंडिया ही था, पार्ट ए में जो लिखे थे, जो कि पहले गवर्नर के प्रोविंस हुआ करते थे। जो गवर्नर का प्रोविंस था वही राज्य यहाँ लिखे हुए थे। हमने चर्चा करी थी कि यहाँ 9 पार्ट हैं, यहाँ भी 9 स्टेट हैं, यहाँ भी 9 स्टेट हैं, यहाँ 10 और यहाँ 1, कुल मिलाकर पूरे 29 स्टेट हुआ करते थे उस समय। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को मिलाकर ये गवर्नर का प्रोविंस है। ये ये भी प्रिंसली स्टेट्स हैं। इन दोनों के पास ही अपना लेजिस्लेचर होता था, स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता था। पार्ट सी, ये हाई कमिश्नर एरिया हुआ करते थे, जिन्हें हम बाद में सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया बोलेंगे, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स बोल सकते हैं। और पार्ट डी में हमने देखा था केवल एक स्टेट था, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड। ये स्थिति 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो रहा है, तो 4 प्रकार के राज्य, गवर्नर के जो भी प्रोविंस थे जिनके पास लेजिस्लेचर था, उसको पार्ट ए में रख दिया गया, संख्या में 9 थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी में हाई कमिश्नर जो हुआ करते थे। हाई कमिश्नर वो थे जहाँ पे गवर्नर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए हमें दूर दराज क्षेत्र थे, उनमें हाई कमिश्नर को नियुक्त किया जाता था गवर्नर। और साथ में एक अंडमान निकोबार। ये 4 प्रकार के राज्य 1947 से 1950 तक की जर्नी यहाँ तक की पहुँची है। 1950 में कितने 9 ये गवर्नर के प्रोविंस कौन से हैं, प्रिंसली स्टेट कौन से हैं, पार्ट सी में हाई कमिश्नर कौन से हैं और अंडमान निकोबार हमें मालूम है। थोड़ा सा आइडिया हो इसके लिए हम इस लिस्ट को देख लेते हैं। सुविधा के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, और याद अगर रह गया तो अच्छा है, अगर बैकग्राउंड आपको मालूम होगा तो याद करना आसान है। गवर्नर, सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी वही बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो एक प्रेसिडेंसी हमारे पास बॉम्बे है, ये एक गवर्नर प्रोविंस हो गया, और एक प्रेसिडेंसी हमारे पास मद्रास है। तीसरी जो प्रेसिडेंसी है बंगाल, क्योंकि बंगाल टूट चुका है तो एक प्रेसिडेंसी वेस्ट बंगाल बन चुकी है। बंगाल से ही तोड़ करके उड़ीसा एक प्रेसिडेंसी बन गई है, और इसी से एक प्रेसिडेंसी बिहार बन गई है। ये 3 स्टेट यहाँ से निकल गए। असम भी मौजूद है। इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस, हालांकि यूनाइटेड प्रोविंस यूपी के लिए बात हो रही है, जिसको 25 जनवरी के इसका नाम बदल दिया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस और मध्य प्रदेश, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा जो है पंजाब। तो ये 9 जो स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है, जो गवर्नर के प्रोविंस हुआ करते थे, वो हमने लिख दिए। पार्ट बी में भी जो 9 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेचर था, उनको देखते हैं। पार्ट बी में जो 9 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेचर हुआ करता था, वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक हो गया राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ये वही है जम्मू एंड कश्मीर जिसने एनेक्सेशन पर साइन किया था, हमने वहाँ पे कश्मीर लिखा हुआ, तो वो जम्मू और कश्मीर ही है, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर हो गया। मध्य भारत को समझना आप, ये बाद में ही एमपी में शामिल होगा। मध्य भारत हो गया एक, मध्य भारत के बाद एक विंध्य प्रदेश वहीं क्षेत्र है। मैसूर हो गया, मैसूर, ये भी प्रिंसली स्टेट्स है। ये हैदराबाद, वो जो शामिल किया गया हमने पुलिस एक्शन के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब हो गया। राष्ट्र, त्रावणकोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक ही में त्रावणकोर, ठीक है। ये 9 स्टेट ये हो गए जिनके पास लेजिस्लेचर था, लेकिन प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स या हाई कमिश्नरीज, इनको देखते हैं। ये वही हैं जो आगे चलकर यूटीज बनेंगे, तो इनको देख लीजिए आप।
सबसे पहले हम जो यूटीज बने रहे उनको देख लेते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा एक हो गया, दिल्ली, ये तीन, मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा और एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, चार ये हो गई हाई कमिश्नरीज। इसके अलावा कुर्ग हुआ करता था, बलूचिस्तान तो हट गया था, कुर्ग हो गया एक, कूच बिहार के नाम से थी एक, और एक अजमेर, भोपाल जो बाद में मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में शामिल हो जाएगा, और एक बिलासपुर था वही हिमाचल प्रदेश के पास में। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक बचा कोई, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ, एक और बचा है जो है कच्छ। ये 10 हाई कमिश्नरीज, डबल एच, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, कूच बिहार, अजमेर, भोपाल और बिलासपुर और कच्छ, ये 10 हाई कमिश्नरीज हो गई और एक अंडमान निकोबार। इन 10 को आप समझ लीजिए, चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो ये स्थिति है 26 जनवरी 1950 की। 1947 से 26 जनवरी 1950 को हमारे पास 29 स्टेट हैं जिसमें हाई कमिश्नरीज एरिया में या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया में ये 10 स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स पार्ट बी में जो लिखे हैं वो 9 स्टेट, और गवर्नर के प्रोविंस में जिनके पास लेजिस्लेचर था वो 9 स्टेट, और एक आंध्र प्रदेश वो अंडमान और निकोबार, ये 29 स्टेट्स हमारे पास मौजूद। 1950 आते आते आपको भाषा के आधार पर जो जर्नी थी, भाषा के आधार पर कैसे राज्यों का गठन होता है, ये हमने जर्नी आपको एक ओवरव्यू के साथ दिखा दी। 1947 के बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास आज़ादी थी फ्री होने के लिए, ये वो कहानी हो गई। इसके बाद ये देखिए क्या हुआ, 1948 में ही आज़ादी के बाद में, क्योंकि भाषा के आधार पर गठन की मांग चल रही थी, तो एसके धारा आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, लैंग्वेज के बेसिस को मानने से मना कर दिया। जेबीपी कमेटी बनी, उसने भी मना कर दिया बाद में, क्योंकि गांधी जी के मित्र पोटी श्रीरामुलु ने हंगर स्ट्राइक करी। 56 दिनों के हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दबाव की वजह से अस्थिरता पैदा हो गई इस क्षेत्र में, और अस्थिरता के कारण एक आंध्र प्रदेश, एक जो भाषा के आधार पर पहला स्टेट है, उसको बना दिया गया। ये नाम आपको याद रखने हैं जो भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश की मांग के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये कहानी हो गई। भाषा के आधार पर पहला राज्य जब बन गया तो अन्य राज्य भी डिमांड करने लगे, जिसके लिए तुरंत ही एक फजल अली कमीशन बनाया गया, जो फजल अली की अध्यक्षता में, जिसमें के एम पणिकर, हजानाथ कुंदरू ये सदस्य हुआ करते थे। रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में लैंग्वेज के बेसिस को इसने स्वीकार तो किया, लेकिन वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट इस बात को इसने नकारा। यूनिटी और सिक्योरिटी को कंसर्न मानते हुए उसने 4 प्रकार के प्रोविजन दिए कि इन 4 प्रकार से राज्यों का गठन होना चाहिए। ये प्रोविजन आपके सामने है, डिस्कस कर दिए थे हमने। आगे हमने फिर से बैकग्राउंड को समझा कि 1947-1950 में किस प्रकार के राज्य हमारे पास मौजूद थे, तो ये कहानी यहाँ तक कंप्लीट। तो 26 जनवरी 1950 को ये स्थिति है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कमीशन बन चुका है, फजल अली कमीशन। उसने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है। कब दे दी है? 1955 में। ये देखिए लिखा हुआ है, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ उसने जो चर्चा करी थी कि पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में 14 स्टेट और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स होंगे। यहीं से शुरू करते हैं आगे की कहानी, ठीक है। चलिए, तो जो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई, फजल अली कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में 2 प्रकार के राज्यों को, पहले 4 प्रकार के राज्य लिखे होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उस व्यवस्था को खत्म करके शेड्यूल फर्स्ट में संशोधन किया और संशोधन करने का सुझाव दिया, और पार्ट ए और पार्ट बी 2 प्रकार के राज्यों का जिक्र किया। पार्ट ए में उसने स्टेट्स की चर्चा करी थी, और पार्ट बी में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स होने, ऐसा सुझाव फजल अली कमीशन में दिया गया। 16 राज्य का सुझाव दिया था और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स होने चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था। इस सुझाव को मानते हुए गवर्नमेंट में, क्योंकि 1952 में चुनाव हो चुके हैं, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, और सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है,
साथ सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक एक्ट बनाया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला। उस एक्ट में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 प्रकार की व्यवस्था जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुई, इसको खत्म करके पार्ट ए और पार्ट बी, इस प्रकार के 2 पार्ट का जिक्र किया गया। पार्ट ए में 14 राज्य और पार्ट बी में 6। यहाँ शब्द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड न होकर के यहाँ पे शब्द यूनियन टेरिटरीज पहली बार प्रयोग किया गया। शेड्यूल फर्स्ट में पहली बार यूनियन टेरिटरीज शब्द आया। 14 और 6 प्रकार के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे, इनको 7वें रीऑर्गेनाइजेशन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से रीऑर्गेनाइज किया गया। चलिए उन 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, पंजाब एक राज्य, पंजाब के बाद एक राजस्थान। मैप अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो मैप के हिसाब से लिखेंगे जिससे याद करना आसान होगा। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान के पास जो मध्य भारत हुआ करता था, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला करके मध्य प्रदेश बना दिया गया। जो यूनाइटेड प्रोविंस होता था उसे उत्तर प्रदेश बना दिया गया है। बिहार हो गया, उड़ीसा जिसका बाद में नाम ओडिशा कर दिया जाएगा, उड़ीसा के पास में ही वेस्ट बंगाल ये स्टेट हो गया। आसाम भी एक स्टेट है। साउथ में आते हैं बॉम्बे, मैसूर जो बाद में कर्नाटका में बदल जाएगा। केरला एक स्टेट, त्रावणकोर, कोच्चि को मिलाकर के बना दिया गया है। और एक आंध्रा, ये आपको मालूम है कि ये मद्रास से ही काट करके अलग कर दिया गया है। और एक मद्रास। इन लीजिए आप, क्या 14 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। 14 स्टेट्स ये हैं। चलिए यूटीज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यूटी में आपको मालूम है उसी समय पे 4 पहले लिख देते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, वो याद रखने हैं आपको। मणिपुर, त्रिपुरा, एक दिल्ली हो गया और एक हिमाचल प्रदेश। जो एक पार्ट डी में लिखा हुआ था अलग से, अंडमान एंड निकोबार को भी। एक और जो क्षेत्र है इस समय तक ने खाली करा लिया है, लक्षद्वीप, मिनी कॉय और अमीन देवी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये बाद में वही लक्षद्वीप बन जाएगा। ये 6 प्रकार के यूनियन टेरिटरीज और 14 राज्य, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 से शामिल कर लिए गए। लिस्ट याद करना जरूरी है। याद कैसे होंगे इनको हम देखेंगे, ठीक है? अभी आप डिटेल समझ लें, आगे देखते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। इन राज्यों को याद भी रखना है क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके से हैं उस क्रम को देखेंगे। 14 राज्य हमारे पास मौजूद हैं, 14 से हम 28 किस तरीके से हुए उस क्रम को देखते हैं। और साथ में यूनियन टेरिटरीज जो अभी 6 हैं, इनमें से कुछ हिमाचल प्रदेश जैसे है, ये बाद में मणिपुर है, ये स्टेट को प्राप्त कर लेंगे। तो स्टेट्स की संख्या बढ़ेगी और यूनियन टेरिटरीज की घटेगी, लेकिन उस क्रम में हम और यूनियन टेरिटरीज शामिल करेंगे। उस प्रकार से देखते हैं इसको। आगे की जर्नी किस प्रकार है इसको देखते हैं। 1956 के बाद क्या हुआ? 1956 के बाद को समझने से पहले हम लोग देखते ये हैं। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन लागू हो चुका। हमारे पास 14 स्टेट यूनियन टेरिटरी। 1956 आते आते बैकग्राउंड में भी कुछ कार्य हो चुका। बैकग्राउंड में क्या क्या हो चुका? 1954 में दादरा एंड नगर हवेली को आज़ाद करा लिया गया, रेड कलर। 1954 में ये आज़ाद करा लिया गया और 1954 में ही पौंडीचेरी से बाद में
पौंडीचेरी को पौंडीचेरी को हैंडेड ओवर कर दिया है तो फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, तो फ्रेंच ने हैंड ओवर कर दिया। पुलिस एक्शन के द्वारा पौंडीचेरी को भी खाली कराया जा सकता था। दादरा नगर हवेली को तो आज़ाद करा लिया गया था 1954 के द्वारा। 1954 में आज़ाद तो हो गया दादरा नगर हवेली, लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, ना यूनियन में ना टेरिटरी में, इसको अनेक्स करके रख लिया और इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया। इन्हीं के बीच में से एक चुन करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया, जो 1961 तक ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालता रहा। फ्रेंच टेरिटरी जो कि 4 जगह पर थी पौंडीचेरी के नाम से, माहे, नम, कराईकल, पौंडीचेरी। 4 सेटलमेंट फ्रेंच के थे। दादरा नगर हवेली में पोर्तुगीज थे, जिनसे आज़ाद करा लिया गया दादरा नगर हवेली को। ये 4 फ्रेंच सेटलमेंट, माहे, यनम, कराईकल और पौंडीचेरी, 4 सेटलमेंट जो फ्रेंच सेटलमेंट थे, ये अलग अलग स्टेट में हुआ करते थे। आज के समय पे देखें तो माहे केरला में है, यनम आंध्र प्रदेश में है और कराईकल और पौंडीचेरी ये दोनों तमिलनाडु। ये कहानी 1954 को हो चुकी है। 1956 को ये स्टेट हमारे पास मौजूद है। देखते हैं आगे की जर्नी। 14 स्टेट के बाद में फिर आता है 1960। 1960 में क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हुए हैं, फजल अली कमीशन में इस बात की स्वीकार्यता भी दे दी गई है कि बनाए जा सकते हैं। बस यही वो पॉइंट याद रखना है कि वन स्टेट फॉर वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और इस एक्ट में बॉम्बे जो बाइलिंगुअल स्टेट हुआ करता था, जिसमें मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग शामिल थे, तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। गुजरात को अलग, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग शामिल थे, तो भाषा 1960 में गुजरात 14 के बाद 15वां स्टेट बना, तो हमारे पास स्टेट की संख्या 15 होगी। 1960 के बाद कहानी 1961 में पहुंचती है। 1961 में जो दादरा नगर हवेली है तौर पर शामिल 10वें संविधान संशोधन। 1961 में ही गोवा और दमन दीव को याद करा लिया और इसको भी 12वें संविधान संशोधन 62 के द्वारा में शामिल, गोवा दमन दीव में ही बना दिया। बाद में गोवा 1987 में स्टेट बन जाएगा। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को बाद में 2020 में मर्ज कर दिया जाए। क्रोनोलॉजी में ही देखेंगे। 1961 की कहानी यहाँ कंप्लीट। तो 1956 हो गया, 1960 हो गया, 1961 हो गया। 1961 के बाद की कहानी को देखते हैं। 1963 तक पहुँचती है। 1963 में असम रीजन से नागा हिल्स और त्योंसांग रीजन को काट करके नागालैंड एक 16th स्टेट बना दिया गया। 1963 के बाद कहानी 66 में पहुंचती है। 1966 में पहुंचती है पंजाब क्षेत्र, जहाँ पे पंजाब क्षेत्र में भी जो पंजाबी सभा है, पंजाबी सभा ने भी पंजाबी के लिए अलग, पंजाबी भाषियों के लिए अलग स्टेट की मांग शुरू कर दी है। पंजाब को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसे शाह कमीशन बोलते हैं। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और पंजाब स्टेट में जो अकाली दल मांग कर रहा था लंबे समय से, तारा सिंह के नेतृत्व में, तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। पंजाब से एक स्टेट हरियाणा निकला, हिंदी भाषी 17वां स्टेट था। साथ में एक
बनाया गया चंडीगढ़। और जो हिल एरिया था पंजाब का, जो हिली एरिया था को मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश वर्तमान में इस समय पे 1966 में एक यूटी है, मर्ज कर दिया गया है। ये पंजाब के साथ रीऑर्गेनाइजेशन हो। तो 17वां स्टेट हरियाणा बन चुका है। कहानी आगे पहुंचती है 1966 के बाद 1971 में। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है वो स्टेट बना दिया, 18वां स्टेट। 1971 के बाद कहानी पहुंचती है 1973 में। नॉर्थ ईस्ट में फिर से एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। मणिपुर और त्रिपुरा की थी, इनको स्टेट बना दिया गया। मणिपुर 19वां स्टेट बना और त्रिपुरा 20वां स्टेट बना। साथ में एक सब स्टेट हुआ करता था, मेघालय। मेघालय सब स्टेट असम से ही अलग करके बनाया गया था। सब स्टेट था पहले, क्योंकि सब स्टेट 1969 में बना था, तो अब स्टेट बना दिया गया है पूरा स्टेट के तौर पर। तो 21वां राज्य मेघालय बन गया। कब? 1973 में। नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन 1973 में हो गया। तो हम 1947 से 1973 तक पहुंच चुके हैं। आगे की जर्नी देखते हैं 1973 के बाद क्या हुआ। 1973 के बाद 1974 में 35वां संविधान संशोधन, पहली वीडियो में भी जिक्र है। 35वां संविधान संशोधन 1975 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 ऐड की गई थी। बाद में शेड्यूल और आर्टिकल 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये रिपील कर दिए गए थे। 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के तौर पर जोड़ा गया। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के तौर, अभी तक सिक्किम जो है 1947 से अभी तक ये प्रोटेक्टरेट के रूप में रहा था। प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या है? इसमें राज्य, क्योंकि 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो गई थी, तो पैरामाउंसी के बाद में राज्य में डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत भारत इसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार था। तो सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट के तौर पर 1974 तक बना रहा। 1974 में एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल हुआ, और जो 1975 में एक पूरे राज्य के रूप में शामिल हो गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 1975 36वां संविधान संशोधन 75 में सिक्किम को पूरा राज्य का दर्जा मिल गया, और जो कि 22वें स्टेट के रूप में 1975 के बाद पहुँचती है 87 में। मिजोरम और अरुणाचल 23वें और 24वें राज्य के रूप, वहीं नॉर्थ ईस्ट में रिऑर्गनाइज। साथ में 1987 में ही ये दोनों राज्य 20 फरवरी 1987 को, क्योंकि 20 फरवरी साथ में 1987 में गोवा एंड दमन दीव, गोवा 25वां राज्य, और दमन दीव एक यूटी बना रहा है। बाद में 2020 में दादरा नगर हवेली मर्जर कर दिया। 1987 के बाद कहानी पहुंचती है 2000 में, जहां गढ़ उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार से अलग करके क्रमशः
26वां, 27वां, 28वां राज्य बनाए गए। 28 राज्यों की कहानी 2000। ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर। 2000 बाद, 2000 के बाद 2014 चर्चा कर चुके हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य तेलंगाना बनाया गया। तेलंगाना स्टेट बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद 10 वर्षों तक के लिए थी। बाद में आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती और तेलंगाना के लिए हैदराबाद राजधानी। 2 जून 2014 के बाद में 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करके जम्मू और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर से जम्मू और कश्मीर लद्दाख 2 यूटी बना दी गई। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी। 2 यूटी बन गई जम्मू कश्मीर को अलग करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और कारगिल बाद में 5 डिस्ट्रिक्ट और शामिल कर लिए। अभी टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जम्मू कश्मीर फ्री विथ लेजिस्लेचर है, यानी एक विधानसभा यहाँ होगी और लेजिस्लेचर में संख्या है वो 95। 2019 में ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव का मर्जर हो गया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का मर्जर हो गया। इस हिसाब से 29वां राज्य तो जम्मू कश्मीर था। 28 राज्य और 8 यूटी के साथ इंडिया हमने ये 28 राज्य और 8 यूटीज कौन कौन से, ठीक है। इसके अलावा एक और जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ये जो राज्य हैं उनका गठन का क्रम आपने तो देख लिया। इन राज्यों का नाम बदला गया है क्या? इन राज्यों के नाम बदलने का क्रम भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों के नाम बदले गए हैं, क्योंकि नाम बदलने एक्चुअल डेटा पूछा जा सकता है। सबसे पहले 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश नाम हो गया। 69 में मद्रास से नाम, 70 में मैसूर से कर्नाटका हो गया। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया 1970 में। और 1973 में ही जो लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी था, लक्षद्वीप हो गया। 1973 के बाद 1992 में दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली हो गया। अमेंडमेंट 69 था याद, 1992। 1992 के बाद में 2006 में पौंडीचेरी का नाम हो गया। 2006 में ही उत्तरांचल इसे बन के अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। याद रखने हैं ये सारा डेटा। 2006 के बाद में 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा हो गया।
ये अपडेट है। तो 1947 से लेकर के वर्तमान में 2019 में भी जो परिवर्तन हुए, यहाँ तक के राज्यों के गठन का क्रम, उनके नाम बदलने का क्रम, ये हमने डिटेल में समझा। फैक्चुअल डेटा है, आप इसको नोट करें, याद करने की कोशिश करें। ठीक है।